बिहार को बदलना है या खुद नेता बनना है? बिहार का बदलाव बहुत जरूरी है। पलायन बंद कर देंगे। मुझको लगता है देश आजादी से पहले भी लोग वैसे जिंदगी नहीं जी रहे थे कि वैसे जिंदगी वहां काट रहे थे। बहुत एहसान दिखाते हैं कि भाई आपको हम दिए हैं, अपना खेत का कागज नहीं रखना है, किसी को अपने घर का कागज नहीं रखना है, किसी को गहना नहीं रखना है। आप तो गाँव गाँव घूमे होंगे, लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उधर से? जातिवाद में बांट दिया है, उसमें कुछ वोटों के कारण मैं जीत नहीं पाया। तो जो भी युवा नेता नजर में आ रहे हैं वो तो कोई मतलब उनको जो गद्दी मिली हुई है वो विरासत में है। आप सभी को हम ये कहना चाहते हैं, जन स्वराज को वोट नहीं कर पाए, जन स्वराज यहाँ नहीं जिता पाए तो भैया इन दोनों के चंगुल से हम नहीं मुक्त हो पाएंगे। तो हमको चाहिए विकास, हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए अच्छी शिक्षा। लोग इस आशा से रोक रहे हैं जो करवा सकता है लोग अब यही करवा सकता है, पिछले वालों को बस के बात बिल्कुल नहीं है। जबकि सत्ता में छात्रों का कहीं बैठने का व्यवस्था तक नहीं किया गया। अब फंड मतलब 700 करोड़ 800 करोड़ का बजट पास किया जाता। हम लोग इतना कोशिश किए, हर चीज राज्यपाल तक हम लोग लेटर पहुंचाए, कोई किताब खोल के लिख रहा है, मतलब पढ़ाई का भद्दा मजाक बना दिया है सरकार। यहाँ डोमिसाइल क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? युवाओं को साथ मजाक क्यों बना रहे हैं? एक सचिव थे, वो बोल रहे थे कि बिहार के युवाओं में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो पढ़ा सके। बताइए। नमस्कार, मैं सरोज कुमार, आप देख रहे हैं जनता का सुंदर राज। अभी जन स्वराज के कैंप में आए हैं। भोजपुर तरारी विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाला है और यहाँ पे माहौल काफी गर्मा चुका है और इस कैंप में आए हैं हमारे कैंप इंचार्ज साहब जी हैं। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये जन स्वराज से क्यों जुड़े और जन स्वराज से कितने दिनों से जुड़े हैं और यहाँ की माहौल क्या है। तो भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय देते हुए हम लोग अपना इंटरव्यू शुरू करेंगे। मेरा नाम सूरज सिंह परमार है और मैं इस जन स्वराज में प्रशांत जी जब ये बोले कि अब बिहार के लिए एक नया व्यवस्था बनाना है, तो उस समय से मैं प्रशांत जी को फॉलो करता था, उनकी हर चीज़, क्योंकि वो डेटा के माध्यम से एक भारतीय चुनाव को नई दिशा दिए, उससे मैं बहुत प्रभावित था। तो उसके बाद मुझे लगा कि भाई बिहार में बदलाव की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं युवा हूँ और युवाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि बिहार का बदलाव हो। इस वजह से मैं जन स्वराज में जुड़ा। पद यात्रा में भी मैं गया हूँ, 2-3 बार रहा हूँ और जब से शाहाबाद में कैंप की व्यवस्था आई है 17 मार्च से मैं लगातार शाहाबाद में कैंप में रह रहा हूँ। हम जानने का प्रयास करेंगे, आप तो इंटरव्यू पहले ही शुरू कर दिए हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि जन स्वराज, हम जैसे जन स्वराज के बारे में जितना जानते हैं कि 2 मई 2022 से मतलब अभियान की शुरुआत हुई और 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा शुरू हुआ। तो आप जन स्वराज से कब जुड़े? मैं जन स्वराज से जब प्रशांत जी ने घोषणा किया उस समय से मैं जन स्वराज जुड़ गया था। तो शुरुआत से? हाँ, शुरुआत से। अच्छा। मतलब शुरुआती दिनों से ही मैं जुड़ गया था और हमारे पास पहले से भी खबर आती थी कि भाई जन स्वराज की पदयात्रा 2 अक्टूबर शुरू होने वाली है। मैं किसी कारणवश उसमें नहीं जा पाया, लेकिन मेरा हार्दिक इच्छा था कि मैं जाऊं। जन स्वराज से जुड़े तो क्या मतलब आपकी था कि बिहार को बदलना है या खुद नेता बनना है, ऐसी कुछ ऐसा? नहीं, नेता बनने के लिए मैं जन स्वराज में नहीं जुड़ा। बिहार का बदलाव बहुत जरूरी है। जब तक बिहार बदलेगा नहीं तो यही होगा। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, युवा पढ़े लिखे बाहर जा रहे हैं, लोग ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। उनको फिर बैग उठाकर बाहर ही जाना पड़ रहा है। ये तो है बिहार का। और सरकारी नौकरी है भी नहीं और आ भी नहीं रही है। सरकार युवाओं को बस एक वोटिंग मशीन की तरह देख रही है कि हमको वोट दे दें और बाहर जाके नौकरी करें, यहाँ पे कोई उनका जगह नहीं। आपने बाहर जाने की बात कही, बिहार से अन्य राज्य कमाने के लिए या पढ़ने के लिए बुद्धि का भी प्लान हो रहा है, शरीर का भी प्लान हो रहा है। बिल्कुल। तो जन स्वराज ऐसी कौन सी चीज करेगी कि ये सारे चीज रुक जाएगा? हमारे जन स्वराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा है और जन स्वराज का ये जो संकल्प है कि पहला जो संकल्प है कि भाई पलायन बंद कर देंगे। इसका मतलब ये है कि भाई जो बिहार से मजबूरी में पलायन कर रहे हैं
वो जन स्वराज की व्यवस्था बन जाएगी, उसके बाद उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, उनको यही 10 से 15 हज़ार की नौकरी उन्हीं के राज्य, उन्हीं के जिले में ही मिलेगी। तो राज्य और जिला में भी? हाँ, जिला, तो जिला में ही मिलेगा? हाँ, जिला में भी मिल सकता है। उनके क्षेत्र, घर के आसपास के क्षेत्रों में भी वो 10 से 12 हज़ार की रोजगार कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया हो जाएगा जिला में। अगर बहुत यही चीज है कि लोग आकर्षित हो रहे हैं कि भैया हम क्यों बाहर जाएं, हम मजदूर बनने के लिए थोड़ी बिहार में रह रहे हैं या बिहार में पढ़े हैं। हमारा किस्मत में मजदूर बनना तो लिखा नहीं है। ना, ऊपर से कुछ तो आता नहीं। पर फिर बिहार के नेताओं के कारस्तानी के कारण बिहार के लोगों को मजदूर बनना पड़ रहा है, बिहार के लोगों को बाहर गाली खाना पड़ रहा है, गाली सुनना पड़ रहा है। तो इस वजह से ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि कोई भी मजबूरी में पलायन न कर पाए। उनको अपने घर के आसपास, अपने जिला में, अपने राज्य में 10, 12 हज़ार, 15 हज़ार की नौकरी या रोजगार उनको दिया जाएगा। चलिए, हम जन स्वराज के विजन के बारे में तो विस्तार से इसका चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी हाईलाइट में ये तरारी विधानसभा है, हाँ, उपचुनाव होने वाला है और कह रही है कि जन स्वराज का एक चुनौती है, जन स्वराज के लिए एक चुनौती है तराई विधानसभा को जितना। आप कैसे देखते हैं इसको? ये चुनौती नहीं है, चुनौती नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, ये इसलिए है कि तरारी विधानसभा के जो युवा हैं वो मन बना चुके हैं कि इस बार परिवर्तन कर ही देना है। अच्छा, बहुत हो गया, लेफ्ट राइट बहुत हो गया। एक जगह स्थिर खड़ा होके तरारी को एक दिशा देनी है, नई दिशा देनी है। आप आए हैं यहाँ पे, आपने देखा हुआ तरारी का विकास रुका हुआ है। ऐसा लगता है कि हम भोजपुर जिला में नहीं है, हम किसी पिछड़े इलाके में चले गए हैं जो सदियों से विकास नहीं हुआ है। माही रहे थे तो एक मतलब छोटा सा गली था, उसमें तो देखे कि बहुत बच्चे वहां पे एकदम मिट्टी में उंगरा रहा था, मतलब एकदम खेल रहा था। हमने सोचा कि था जाके देखते हैं, महादलित का बस्ती था। वो स्थिति ऐसा है कि हमको लगता है देश आजादी से पहले भी लोग वैसे जिंदगी नहीं जी रहे थे कि वैसे जिंदगी वहां काट रहे थे। बिहार के नेताओं ने ऐसा बना दिया है कि लोग विकास का नाम भूल गए हैं। विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, अब लोग सपने में वो चीज देख रहे हैं। और जन स्वराज की व्यवस्था बनने के बाद लोग उसको हकीकत में देखेंगे। ऐसी जन स्वराज की व्यवस्था बनाई जाएगी। तो लोग अब 5 किलो चावल और ये रोड नाले पे नहीं रुकेगा? नहीं, बिहार में और बिहार के बाहर ऐसी स्थिति बना दी गई या ऐसा परिदृश्य दिखा दिया गया कि लोग सिर्फ 5 किलो अनाज पे, 4 किलो अनाज पे वोट डालते हैं, रोड नली गली पे वोट डालते हैं। बिहार में बहुत सक्षम लोग हैं कि अपना अनाज उपजा सकते हैं, खरीद सकते हैं। सक्षम कैसे होंगे? तो उनको जब तक हम रोजगार नहीं देंगे, उनको वो जब तक अपनी रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, तो फिर यही 5 किलो अनाज, 4 किलो अनाज फिर टिक पाएंगे। और सरकार इसीलिए दे रही है कि दे उतना ही रही है, उसके बाद एहसान दिखाती है कि भाई आपको हम दिए हैं। एहसान दिखाना सबसे बड़ा बात है। तो देती है कम, क्रेडिट ज्यादा लेता है। हाँ, हो गया, बिल्कुल। चलिए ठीक है। ये दो चीज बहुत हाईलाइट में है कि बिहार में लोगों की पलायन और बुद्धि का पलायन, शरीर का पलायन और बुद्धि का पलायन, कच्चे माल का भी पलायन बहुत एक बड़ी समस्या है। यहाँ से कच्चा माल जो होता है, यहाँ बिहार में उसका प्रयोग नहीं हो पाता है। कच्चे माल को कैसे रोक पाएंगे और बिहार में उसका कैसे परिवर्तन कर दिया जाए? कच्चे माल को हम घर घर कुटीर उद्योग लगा के, गांव में कुटीर उद्योग लगा के ही रोक सकते हैं। हमारा जो संकल्प है कि महिलाओं को कम ब्याज पे ऋण देना, जिससे क्या होगा कि महिलाएं अपने घर में या अपने गांव में एक कुटीर उद्योग स्थापित कर सकती है, जिससे वो अपनी जरूरतों का सामान या अपने गांव के आसपास के लोगों की जरूरतों का सामान उसी गांव में बन सके और उसी गांव से वो बिक्री हो सके। सरकार तो दे रही है समूह में पैसा, अभी भी सरकार जो पैसा दे रही है वो बहुत ही कम है और उसका इंटरेस्ट रेट हाई है। इस वजह से महिलाएं वो इंटरेस्ट के चक्कर में पड़ जाती हैं, फंस जाती हैं। और जन स्वराज बताता है कि भाई सरकारी गारंटी पे किसी को अपना खेत का कागज नहीं रखना है, किसी को अपने घर का कागज नहीं रखना है, किसी को गहना नहीं रखना है। सरकार अपने गारंटी पर देगी।
मतलब कोई भी दस्तावेज नहीं लगेगा, सिर्फ बिल्कुल सरकारी नहीं, गारंटी सरकारी गारंटी पे लगेगा। ये समूह में पैसा मिलता है। अभी जो जो समस्या अभी देखते हैं, समूह में लाइन लगना पड़ता है, ये दिन वो दिन, मतलब डेट पे डेट देता है, पैसा जल्दी मिल नहीं पाता है। जन स्वराज कह रही है कि 4% सालाना ब्याज पर बिल्कुल। लोन दिया जाएगा। इसमें भी है कि समूह में ही पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ कि अकेले भी जाके नहीं, मतलब कोई भी महिला बैंक जाके वो लोन ले सकती है, मतलब हाँ। अकेले समूह में जरूरत बिल्कुल नहीं। चलिए ठीक है। तरारी विधानसभा में तो आप कितना दिन से रह रहे हैं, कैंप लगा हुआ है, तो आप लोग गांव गांव घूमे होंगे, लोगों का क्या रिस्पांस आ रहा है उधर से? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है जन स्वराज के प्रति और आदरणीय प्रशांत किशोर जी के प्रति। लोग बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं और उनको देखना चाहिए कि भाई जन स्वराज एक ऐसी व्यवस्था बन रही है जिसमें सभी लोग समाहित हैं। जन स्वराज जो विचारधारा है वो ना लेफ्ट की है ना राइट की है। जन स्वराज की विचारधारा मानवता की है। तरारी का आप इतिहास देखे होंगे या सुने होंगे, झड़प, खूनी झड़प रहा है, वामपंथी, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है ये। तो उसके कारण यहाँ के लोग सोच रहे हैं कि भाई एक विकास करने वाला कोई आए, उसको हम चुने और वो तरह का विकास करे। इन दोनों के वश का विकास की बात नहीं है। इसमें कह रहे कि जितनी हिस्सेदारी रहेगी उतनी भागीदारी मिलेगी। सही बात। तो ये जन स्वराज तरारी में किसको उतार रही है, कुछ ऐसा जानकारी है आपको? इसके बारे में बहुत जल्द जानकारी मिल जाएगी आपको, और जो भी आएगा, जो भी वर्तमान में अपने आप स्वघोषित प्रत्याशी है जो बाकी पार्टियों के, उनसे बेहतर उम्मीदवार तरारी में आपको देखने को मिलेगा जन स्वराज की। जन स्वराज की सबसे लोगों को प्रभावित करने वाली बात कौन सी है? जन स्वराज के जो 5 संकल्प हैं, जन स्वराज आएगा 5 चीज हो जाएगा। पहला है युवाओं का पलायन बंद। दूसरा है जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो वृद्ध व्यक्ति हैं हर एक गांव में, चाचा चाची दादा दादी जो भी है, जो 60 साल से ऊपर है, उनको जो बिहार सरकार जो 400 रुपये पेंशन दे रही है, ये बिहार के बाहर कहीं नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों के साथ मजाक कर रही है बिहार सरकार, भद्दा मजाक। जन स्वराज की ये है संकल्प कि भाई व्यवस्था जिस दिन बनेगी उसके बाद से हर एक वृद्ध व्यक्ति को कम से कम 2000 रुपये का प्रति माह पेंशन दिया जाएगा, जिससे अपना वो सारा कुछ कर सके। तीसरा है कि 14 साल के अंदर जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा की व्यवस्था, विश्व स्तर के शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। नवोदय नेत्रहाट जैसे विद्यालय हर एक प्रखंड में खोले जाएंगे, जिससे वहाँ के लड़के पढ़ सके और सर्वांगीण विकास कर सके। आज आप नहीं सुनते होंगे कि जो नवोदय में पढ़ रहा है या जो नेत्रहाट में पढ़ा है वो बेरोजगारी के दंश में हो, वो कहीं जाकर मजदूरी कर रहा हो, ऐसा कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि उनकी शिक्षा का स्तर विश्व स्तर का है। वैसे ही स्तर अब बिहार के हर एक प्रखंड में होगा, हर एक गांव के लोग पढ़ेंगे तो फिर बिहार के वो लोग शिक्षित होंगे। जो तीसरा व्यवस्था है, जो महिलाएं हैं, कि महिलाओं को आपने बताया चौथा ये व्यवस्था है कि जो खेतिहर मजदूर हैं, तो खेतिहर किसान हैं, अब बिहार में हो रहा है कि कमाने वाली खेती नहीं कर रहे हैं, खाने के लिए सब कुछ खेती कर रहा है। जन स्वराज का ये है कि कमाने वाले खेती करें, नगदी फसल उपजाए, जिसके कारण सभी जो खेती करने वाले किसान है उनको मुफ्त मजदूर व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे। हम लोग क्या ऐसी गलती कर रहे हैं कि अभी हम लोग बिहार में जो खेती करते हैं और पंजाब में जो खेती करते हैं वो उसमें क्या डिफरेंट, क्या अलग आपको लग रहा है? मैंने आपको बताया, यहाँ पे नगदी फसल बहुत ही कम मात्रा में होती है। यहाँ खाने के लिए लोग खेती करते हैं और उनकी जो विधि है पारंपरिक विधि से अभी तक हो रहा है। वही बाकी राज्यों में, जैसे हमने पंजाब का नाम लिया, उन राज्यों में आधुनिक विधि से खेती की जा रही है और नगदी फसल भी इसके लिए सरकार मुहैया करवाती है। बिल्कुल, यहाँ की सरकार यही व्यवस्था छोड़ दी है। उन सरकार यहाँ बस कुर्सी पलटने में रह गई है। बाकी राज्य के जो जनता है उन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं रहा। सरकार
को ये तक नहीं पता है कि हमारे लोग कैसे हैं, हमारे लोग किस तकलीफ में हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। सरकार बिहार में एक और चीज की बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं, कुछ में ले सकते हैं, बिहार में किसी को कोई भी पार्टी हो उसको बहुमत नहीं मिल पाता है। इसका कारण है बिहार में बहुमत नहीं आ पाता। बिहार में देखिए, आपने पूछा कि बहुमत क्यों नहीं आता है। बिहार में बहुमत इसलिए नहीं आ रहा है कि इन नेताओं ने यहाँ की जनता को जातिवाद में बांट दिया है। फलाने जाति के हैं तो आप उस दल के हैं, आप धर्म वाले हैं तो हमारे हैं, आप लेफ्ट वाले हैं तो आप उनके हैं। ये जो लोगों को बांट दिया गया है सब जगह, इस कारण से अभी आप देख रहे हैं कि कोई बहुमत सरकार नहीं आ पा रही है। और ये है समस्या आपका कि लोग उतने सीट पर लड़ नहीं रहे हैं। लोग शुरू में सरकार जो है या पार्टियां गठबंधन कर रही हैं, जब बहुमत के अनुसार सीट पर लड़ नहीं रहे हैं तो बहुमत आपका आएगा कैसे? मतलब पार्टी भी समझती है कि हमको नहीं जीत पाएंगे इसलिए नहीं लड़ पाएगा, कोई ऐसी चीज है। पार्टियां डरती हैं बिहार में लोग समझदार हैं, लोग पलट सकते हैं, लोग हमको निकाल सकते हैं सरकार से, तो इस वजह से नया नया गठबंधन करते रहे। तो रोटी जैसे सदाएं अपना सेकते रहे, यही है। बिल्कुल। आपको आपका सामाजिक राजनीति में क्या भागीदारी रहा अभी तक? हमारा भागीदारी ये रहा कि मैं पिछले 10 साल से छात्र नेता के तौर पे त्रिकोण सिंह विश्वविद्यालय में अपना कार्य किया है। और मैं छात्र संघ चुनाव लड़ा था 2018 में। उसमें कुछ वोटों के कारण मैं जीत नहीं पाया। मैं उस समय निर्दलीय लड़ा था, मैं किसी दल का कोई समर्थन लिया नहीं। लड़कों का समर्थन था, मेरे भाइयों का समर्थन था। उस वजह से मुझे लगा कि मैं चुनाव निकाल सकता हूं। और जो भी लोग थे, जो बाकी दलों से लोग थे, उनका जो ये था कि कोई साफ छवि का दिख नहीं रहा था। कोई किसी को और टिकट दे रहा था, जिसका मतलब अलग माहौल था राजनीति का, छात्र राजनीति का। वहां पे पहली बार चुनाव हुआ था वीरकोर विश्वविद्यालय में, और अभी तक तो नहीं हुआ है। एक ही बार चुनाव 2018 में हुआ है और उसमें मैं लड़ा था। उसके बाद मेरी अभी शिक्षा चल रही है, तो मैं अभी शोध छात्र हूँ पॉलिटिकल साइंस से वीरकोर सिंह विश्वविद्यालय में। मेरा यह रहा है। और बाकी सामाजिक जीवन में मैं आरा, जो मेरा होम टाउन है, मैं वहाँ पे कार्य करते रहा हूँ। बाकी जो भी लोग हैं हमको जानते हैं। जैसे कि आपने कहा कि हम छात्र नेता रह चुके हैं, तो आपने अपने यूनिवर्सिटी में क्या किए हैं छात्रों के लिए? ये तो हम अपने मुंह से क्या बताएं, वो जो छात्र जो हमारे भाई हैं उनको बेहतर जानते हैं। समस्या ये है कि हम लोग चाह के भी वो नहीं कर पा रहे हैं कि एक छात्र के भविष्य के लिए अच्छा हो। हम लोग हर चीज चाहते हैं, पढ़ाई हो, अच्छी सुविधा हो, हर चीज हो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, तो बेहतर माहौल बन सके। हम लोग बहुत प्रयास किए, वीसी से मिले, रजिस्ट्रार से मिले, तो ये जो बोलते हैं भैया हमारे हाथ बंधे हुए हैं। बताइए कि कॉलेजों में लेक्चरार नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, पढ़ाएगा कौन? पढ़ाने वाले भी तो लोग चाहिए। हमारे कॉलेज में प्रोफेसर जब नहीं रहेंगे, लड़के आएंगे लौट के चले जाएंगे। सरकार, इसका जानते हैं क्या समस्या है? इसमें लोग और इसमें जो सरकार है बहुत सोची समझी सारी सहत उच्च शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। बिहार उच्च शिक्षा को बंद कर दिया गया। यूनिवर्सिटी जो अभी है, नाम का यूनिवर्सिटी बस बच गया है। प्रोफेसर की बहाली बहुत पहले आई थी, अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाई है। यहाँ पे आप चले जाइएगा, यूनिवर्सिटी में जाइएगा, जो चारों जिलाओं का जो शाहाबाद का यूनिवर्सिटी है वीरकोर सिंह विश्वविद्यालय, उसमें आप चले जाइएगा, छात्रों का कहीं बैठने का व्यवस्था तक नहीं किया गया। मतलब अब फंड, मतलब 700 करोड़ 800 करोड़ का बजट पास किया जाता है यूनिवर्सिटी में, सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है।
उच्च शिक्षा के नाम पे वो संवेदनहीन हो गई है। उसको पता ही नहीं है कि बिहार में लोग उच्च शिक्षा लेते हैं नहीं लेते हैं। अभी आप देखिएगा कि जितने ग्रेजुएट में सीट हैं उसके तुलना में पोस्ट ग्रेजुएट में सीट बहुत ही कम है। हम लोग चाहते हैं लोग उच्च शिक्षा लें, लेकिन आप सीट नहीं बढ़ा रहे हैं। हम लोग इतना कोशिश किए, हर चीज राज्यपाल तक हम लोग लेटर पहुंचाए, लेकिन यहाँ पे यह है कि सरकार द्वारा बिल्कुल इसमें सुधार की कोई इसमें पहल सेशन नहीं भी की जा बहुत रही। लेट चलती है, सेशन समय पर नहीं हो पाता है। सेशन के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है, हम लोग पत्र लिखे हैं, लेकिन सरकार और ये समस्या इस सरकार के साथ ये है कि ये अपने मगन है, खुद में कुर्सी में इतना व्यस्त हो गई है, वो शिक्षा व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। यही समस्या जो है। प्रशांत जी बोलते हैं कि स्कूलों में खिचड़ी और कॉलेजों में डिग्री, रियल बात है, मतलब बिल्कुल कह सकते हैं। हम तो एक बार गए थे, अपने यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि ये व्यवस्था है क्यों, इसको बंद क्यों नहीं कर दी जाती है। जब आप पढ़ा नहीं रहे हैं फिर भी आप एग्जाम ले रहे हैं, और एग्जाम कैसे लेते हैं, कई बार लोग देखे होंगे कि भाई क्लासरूम में जाइए, एग्जाम हॉल में देखिएगा सब कोई मोबाइल खोल के लिख रहा है, कोई किताब खोल के लिख रहा है। मतलब पढ़ाई का भद्दा मजाक बना दिया है सरकार ने, पढ़ाई के नाम पे जीरो है। यही स्थिति है, इसी कारण यहाँ के लोग बेरोजगार ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि सही शिक्षा नहीं मिल पाएगी लोगों को, तो बेरोजगार वही शिक्षा मतलब अर्ध शिक्षा होके बिहार से बाहर जाके मजदूरी करना पड़ रहा है। एक हाईलाइट था उस समय कि कहता कि तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी दे देंगे, जबकि खुद नवा फैल है। वो जो भी है अपना, और साथ ही साथ वो दावा भी करते हैं कि 5 लाख नौकरी दे देंगे। लेकिन एक दिन प्रशांत जी का सुन रहे थे, एकदम एक पत्रकार को डांट दिए, बोल रहे कि 2 लाख नौकरी दिया, उसमें भी नियोजित टीचर और जो पहले से काम करती थी वो। इसमें क्या स्पष्टीकरण हमारा दर्शकों? बहुत अच्छा रिसर्च करके आप आए हैं। हाँ, इसके लिए बधाई। देखिए 10 लाख नौकरी जुमला है, इसके सिवा कुछ है नहीं। और भैया तेजस्वी यादव को मैं, जो आपने खुद बोला कि 9वीं फेल है, 9वीं फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरा तब है जब आपके माता पिता दोनों इस बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी आप शिक्षा को लेकर सजग नहीं रहे, तब ये दिक्कत की बात है। तब जब आप खुद शिक्षा के प्रति सजग नहीं रहे, तो बिहार के जो युवा हैं, जो बिहार के बच्चे हैं, उनका भविष्य तो आप अंधकार में डाल दीजिएगा महाराज। अब क्या कीजिएगा? आप किस 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं? आप कितना नौकरी दे पाए हैं? आप जिस कदम भरते हैं कि भैया 10 लाख नौकरी दिए हैं, आप डाटा सामने रखिए ना, कौन सा नौकरी दिए हैं आप, किस नौकरी की बात करते हैं? जो शिक्षक बहाली की आप बात करते हैं, वो नियोजित शिक्षक पहले से भी नौकरी में थे, आप उसको सरकारी कर दिए। यही किए, आप उसको पूरा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी दे दिए। 10 लाख नौकरी है कहाँ? लाइए ना, कहाँ 10 लाख नौकरी आप दीजिएगा? और बिहार में भी है, बिहार मतलब कहते हैं कि नौकरी दे दी, तो भी दावा करते हैं, और बिहार में लड़का को नौकरी नहीं मिला, यूपी से आके बिहार में उसको, मतलब बताइए आज के युवाओं का सरकार के प्रति विश्वास उठ गया है। आप यहाँ पे डोमिसाइल क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? जाइए झारखंड में, डोमिसाइल लागू है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में जाइए, डोमिसाइल लागू है कि नहीं है? बिल्कुल। आप यहाँ डोमिसाइल क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? युवाओं को साथ मजाक क्यों बना रहे हैं उनके भविष्य का? आप चाह रहे हैं कि युवा हमको वोट दे, युवा हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर बिहार के लिए, हमारे लिए वोट मांगे। आप अपने कार्यकर्ताओं के भी तो नहीं हैं। आप बोलते हैं कि हमारे पार्टी में युवा हैं, हमारे पार्टी में इतने युवा हैं, आप उनके भी नहीं हैं। उनके भाई नौकरी के लिए नहीं तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए वो तो राजनीतिक पार्टी में है, अलग विषय है। उनके भाई, उनकी बहन क्या नौकरी की तैयारी नहीं करती है? आप उनके साथ भी तो मजाक कर रहे हैं, आप उनको भी धोखा दे रहे हैं। आप डोमिसाइल क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। आप बोले, अब आप बोलिए कि हम सरकार में नहीं,
भैया जब सरकार में थे तो आपने लागू कर दिया क्या? आपने उस समय लागू नहीं किया। आप यूपी से लाए, झारखंड से लाए, राजस्थान से लाए, मध्य प्रदेश से लाए, दिल्ली से लाए। बिहार में क्या शिक्षित युवा नहीं है? बिहार के युवा अनपढ़ हो गए हैं कि वो पढ़ा नहीं पाएंगे। उस समय तत्कालीन एक सचिव थे, वो बोल रहे थे कि बिहार के युवाओं में इतनी काबिलियत नहीं है कि वो पढ़ा सके। बताइए, उनके साथ मजाक न हो। अब नहीं, मजाक नहीं, ये शर्मनाक बात है। इसका जवाब कौन देगा कि लालू जी और नीतीश जी को मिला के 35 साल होने जा रहा है सरकार का। 35 साल में कितने युवा पढ़ लिए होंगे? 3 पीढ़ियां पढ़ ली 35 साल में। और तो आप अपने मुंह पर तमाचा खुद मार रहे हैं तो भैया ऐसे लोग तैयार नहीं कर पाए, ऐसे लोगों को पढ़ा नहीं पाए जो लड़कों को पढ़ा सके। तो कहने का मतलब है कि आप बताइए, इतने भी समझदार नहीं है कि अपने सचिव से अपनी सरकार खुद बेइज्जती करवा रहे हैं कि हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था बिहार में दे दिए कि बिहार के लड़के पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो इसके जिम्मेदार आप ही ना है, आप ही फेल हुए हैं। और फिर कहें कि नहीं हमारा सरकार बहुत विकास, कहाँ विकास किया? जन स्वराज आएगा तो जितनी भी बातें आपकी सारे दुरुस्त हो जाएंगे 100%। हम जो भी संकल्प लिए हैं हवा में नहीं लिए हैं। अब आप सोचिएगा 5 ही संकल्प क्यों लिया? जन स्वराज ने 5 संकल्प क्यों लिया? 10 भी ले सकते थे, 12 भी ले सकते थे। हमने जो गांव में गए, जो हमारी समस्याएं जो दिखी, जो कॉमन समस्या है कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, अगर ये हो जाए तो बिहार को अग्रणी राज्य में आने से कोई नहीं रोक सकता है। वो ही 5 संकल्प हम लोग लेकर चल रहे हैं। और जिस दिन बिहार में जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी, जिस दिन जनता का राज आएगा, उस दिन देखिएगा ये 5 संकल्प पूरे होते हुए आपको दिखेंगे। बिहार में अभी जो जितने भी युवा नेता हम जो देखते हैं, जिससे अपने आप को युवा समझते हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव, चिराग पासवान हो गए, तो जो भी युवा नेता नजर में आ रहे हैं वो तो कोई मतलब उनको जो गद्दी मिली हुई है वो विरासत में है। ऐसा कोई युवा हम बिहार में नहीं दिखता है जो अपना मेहनत काबिलियत के दम पे उसको आगे कोई बढ़ाया हो या अपने से बढ़े हो। ये क्या कारण है कि युवा को मतलब राजनीतिक में भागीदारी नहीं मिल पाता है? ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। इसका जवाब ये है कि जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, ये सारे जो अभी बिहार में जो तथाकथित नेता बने हैं और जो बिहार को करता धरता बने हैं, ये सब छात्र संघ के चुनाव के छात्र आंदोलन के नेता रहे हैं। अभी तो छात्र वाला ये सारा खत्म करे, पतन हो गया है। यही कारण है कि लालू जी किसी भी युवा को आगे बढ़ने नहीं दिया राजनीतिक फील्ड में। उन्होंने सारे यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव बंद करा दिए। तो जब चुनाव नहीं होगा, नेतृत्व पैदा नहीं होगा, तो भाई इन्हीं के लड़कों को लोग नेता मानेंगे। बहुत दूर का वो दिमाग लगाकर भाई हमारे जब लड़के होंगे, जो हम सत्ता से किसी को बेदखल करके आए हैं, तो ऐसा कोई नेता, अगर छात्र नेता, कोई युवा नेता आ जाए तो मेरे लड़कों को बेदखल कर देगा। तो ऐसी व्यवस्था किया जाए कि कोई पनपे ही नहीं बिहार की राजनीति में जो अपने बल पे आए। सबको आना है तो मेरे दरवाजे से घूम के आए, मेरा परिक्रमा करके आए, उसको मैं नेता बनाऊंगा। सोची समझी मतलब साजिश, बिल्कुल सोची समझी साजिश। नीतीश कुमार जी भी वही छात्र नेता ही मतलब वो थे, बिल्कुल वो सब सम्मिलित एक जगह मतलब कह सकते हैं। चलिए, जन स्वराज जो अभी आप तराई विधानसभा में चुनाव लड़ेगी, अब जो रिजल्ट होगा अपना, अभी जो जितना माहौल बना है जन स्वराज को, इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को बता सकते हैं अभी तक जो है? बिल्कुल, कितना % जन स्वराज तराई विधानसभा में अपना काम कर चुकी है, कितना करना बाकी है? देखिए, हम लोग मार्च अप्रैल में भी इस पूरे क्षेत्र में, तरारी में, हम लोग जन स्वराज का जो D2D कार्यक्रम है, मतलब हर घर जन स्वराज के माध्यम से डोर टू डोर, वो हमने पहुंचाया, लोगों से मिला, लोग समझे। और उसके बाद दोबारा हम पिछले महीने इस क्षेत्र में दोबारा हम कैंप आए और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। हर एक गांव में हमारी टीम जाती है, लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं।
लोग बोल रहे हैं कि भाई जन स्वराज को आना चाहिए, और इतने उत्सुक लोग हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि भैया कब प्रत्याशी होगा, कब चुनाव घोषणा होगा। मतलब वो जन स्वराज के प्रत्याशी जानने से ज्यादा उत्सुक है कि भाई चुनाव घोषणा जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। जनता उत्सुक है कि बदलाव हमको करना है, और इन दोनों के अलावा जो अभी तक चल रहा है किसी तीसरे को मौका देना है, और तीसरों में भी जन स्वराज को मौका देना है। लोग ये अपने आप से बात कर रहे हैं। आपने बोला कि मार्च में भी मतलब डोर टू डोर किए, तो उस समय तो एक अभियान था जन स्वराज, बिल्कुल। अभी एक पार्टी बन गई है, तो उस समय लोग घर पे जाते थे और अभी जो जाते हैं, दोनों में अंतर क्या देखते हैं? कुछ रिस्पॉन्स ऐसा नहीं कि पार्टी बन गया है तो ऐसा कुछ भी? नहीं 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 नहीं, उस समय जो लोग इस क्षेत्र में थे, जो गांव में लोग थे, वो जन स्वराज को शहरी क्षेत्र की तुलना में थोड़ा कम जानते। अभी है कि उस समय के बाद हम लोग क्या हुआ कि जब सब लोगों को बताए, अभी दोबारा हम जब गांव में जा रहे हैं तो गांव में 90-95% लोग जन स्वराज को लेकर मतलब आशान्वित है। जन स्वराज एक बेहतर व्यवस्था बन रही है, जन स्वराज बेहतर विकल्प बन रहा है, और जन स्वराज ही एक ऐसा दल है, जो ऐसी पार्टी है जो बिहार के विकास कर सकती है, बिहार को विकसित बना सकती है, और जो हमारे लड़के बाहर गए हैं कमाने, उनको बिहार में लाकर, हमारे घर में लाकर उनको रोजी रोजगार दिला सकती है। सीधा तौर पर कह सकते हैं कि जन स्वराज में अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं। बिल्कुल। हम एक और चीज जानने का प्रयास करेंगे कि तरारी विधानसभा में 1990 से जो मतलब राजनीतिक रहा है, और 2024 तक जो पार्टी राज की, जनता लगभग उनसे नाराज है। हम लोग थोड़ा उस पर चर्चा कर सकते हैं कि किन मतलब कौन कौन से पार्टी ने राज किया और किन किन ने यहाँ के जनता को लूटा, अब जनता उसको नकार रही है। बिल्कुल कर सकते हैं। आपने जैसे बताया 1990 और 24 क्यों नाराज, मतलब जनता नाराज है, क्यों नकार रही है, कारण क्या है? जनता को इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं दिखा है। आप किसी क्षेत्र में चले जाइएगा, आप इस क्षेत्र में अगर घूम के आइए और देखिएगा कि क्या विकास है। हमने मतलब तो थोड़ा ही घूमे, तो उसमें एक उदाहरण आप तो थोड़ा घूमे, पूरा विधानसभा जब घूमिएगा, हम घूम चुके हैं और अभी भी घूम रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कहीं रोड रास्ता मतलब एक मिनिमम होता है कि भाई कम से कम रास्ता तो ठीक है, वो भी नहीं है। मतलब सरकार जिस नाम पे वोट ले वो भी नहीं है। आप जाइएगा गांव में, आप जाइए गांव में, देखिए ये क्षेत्र है ओडीएफ फ्री क्षेत्र है, मतलब ओडीएफ दर्जा प्राप्त है इसको, और यहाँ जाइए रास्ते में किसी भी रोड पे निकल जाइए, ओडीएफ 10 जो खुले में शौच लोग करते हैं, तो ओडीएफ उसको फ्री कर दिया है, मतलब कि ओडीएफ जिला घोषित है, तो यहाँ नहीं होता है। जाइए किसी भी क्षेत्र, अभी मेन रोड पे चले जाइए, ये हाईवे है, यहाँ से आप जाइए, इसी पे शाम में लोग बैठे रहते हैं। किसी गांव के रास्ते में चले जाइए, अगर हम लोग गाड़ी से जाते हैं तो लगता है कि भाई इतना शर्म आता है खुद पे, तो लगता है कि लाइट बंद कर दे गाड़ी का और चले। मतलब ये स्थिति है इस क्षेत्र की, और यहाँ के नेताओं ने ये स्थिति बना दिया है। किसी का मन नहीं है कि हमारी अपनी इज्जत बाहर जाके करे, लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को गरीब रख दिया गया है, लोगों को ऐसे लड़वाने का प्रयास किया गया, लोगों को अलग दिशा में गुमराह किया गया। ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे खिलाफ है, ये हमको मारेगा, ये हमको डराएगा, अगर वो तुमको मारेगा तो हम बचाएंगे, फिर दूसरा पार्टी कहता है कि वो तुमको मारेगा तो हम बचाएंगे। ये दोनों लड़ाई लड़वा के दोनों पार्टी और राज कर रही है यहाँ पे। जनता इनका पूरा समझ चुकी है। जनता को लगता है कि भाई अगर हम जन स्वराज को वोट नहीं कर पाए, जन स्वराज यहाँ नहीं जिता पाए, तो भैया इन दोनों के चंगुल से हम नहीं मुक्त हो पाएंगे। इसलिए लोग यहाँ आते हैं, कैंप में आते हैं, और लोग बताते हैं कि भैया अच्छा किया कि आप इसी चुनाव में आ गए। हम लोग इन दोनों से त्रस्त हो चुके हैं, इन दोनों की लड़ाई में हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र का विकास हो, हमारे लड़के बाहर जो रह रहे हैं वो आए। कौन नहीं चाहता है? हमारी एक महिला मिली थी गांव में, बोल रही थी बेटा कौन नहीं चाहता कि हमारे लड़के, हमारे बेटे नजर के सामने रहे, हमारे घर में रहे। इतनी मजबूरी है कि लोग रहेंगे तो फिर
रोजी कैसे चलेगी, रोटी का आफत हो जाएगा। तो कमाने के लिए तो बाहर जाना पड़ता है ना। आप लोग जितना जल्दी हो सके इस व्यवस्था को बनाइए, जिससे हमारे लड़के घर में आ सके। हम लोग अपने लड़कों को घर में देखना चाहते हैं। एक महिला थी, उसके पति बाहर रहते थे, बोलती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो मतलब दिन रात खोजते हैं कि पापा कहाँ हैं। हमेशा वीडियो कॉल लगा रहते हैं, बोलते हैं पापा आइए, लेकिन वो उनके पिता आ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली भी चलानी है। आ जाएंगे तो फिर उनका काम कैसे चलेगा। लेकिन वही लोग जब बिहार में आते तो ये मतलब वहां जाके तो दर्द पता रहता, बिहार में आके दर्द भूल जाते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए क्या होता है कि लोग बरगलाने वाले बहुत हैं। यहाँ के नेता आज तक बरगला कर ही वोट लिए हैं, कोई काम नहीं हुआ है। मुद्दा पर वोट नहीं लिया, मुद्दा कुछ नहीं रहा है। मुद्दा पर जिस दिन वोट ये लोग करवाने लगे, गांव के लोग इनको भगा देंगे। गांव से गांव के लोग इनको सबक सिखा देंगे, भैया अब आप नहीं चल सकते हैं, आप एक्सपायर हो गए हैं। इसके लिए अब हमको चाहिए विकास, हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए अच्छी शिक्षा, हमको चाहिए 400 के बदले 2000 पेंशन, हमको चाहिए जो हम फसल उपजा रहे हैं उसका उचित मूल्य वो हम चाह रहे हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक विकसित नहीं हो पाएंगे। ये क्षेत्र विकसित तभी होगा जब ये सारी चीजें एक साथ ही क्षेत्र में आएंगी। एक चीज में अगर आप एक फील्ड में कुछ कर भी देते हैं तो वो दुरुस्त नहीं हो पाएगा। हम कैंप में आए तो बहुत सारे लोग यहाँ पे थे, वो कह रहे थे, हमको लगा मतलब उनको लगा कि हम यहाँ ही रहते हैं, तो हमको कह रहा था कि मतलब बेटा आप ही लोग जो हैं जन स्वराज को कैसे भी यहाँ पे मतलब जो मतलब आगे बढ़ाइए, हम लोगों को इस गरीबी बदहाली प्लान की समस्या से निकालिए। क्या जन स्वराज बताइए, हम इतना लोग लगाए हुए हैं। हम कहते तो मान लीजिए कि लोग कहता कि लेकिन आपके देखिए हम तो अभी आ रहे हैं, अभी हम क्षेत्र में ही थे, लोगों से मिल रहे थे, पिछले घंटा से यहाँ बैठे हुए लोग हमको बोल रहे जन स्वराज के बारे में लोगों से बात कर रहे थे। अभी रास्ते में ही आ रहे थे तो हमारी जो ब्रांडिंग गाड़ी है उनको लोग रोक के बता रहा था कि यहाँ क्या स्थिति है। लोग बोल रहे हैं कि बताइए यहाँ पे हम लोग को अनाज नहीं मिल पा रहा है, राशन कार्ड में मेरा नाम नहीं जुड़ा है, हमारा नाम वोटर कार्ड में नहीं जुड़ा है, आप लोग जुड़वा दीजिए। मतलब ये देखिए कि मतलब एक ब्रांडिंग गाड़ी जा रही है, उसको लोग इस आशा से रोक रहे हैं कि भैया जो करवा सकता है लोग अभी यही करवा सकता है, पिछले वालों को बस के बात बिल्कुल नहीं है। जबकि सत्ता में भी अभी नहीं है, हम लोग सत्ता में नहीं है, अभी एक भी चुनाव हम लोग लड़े नहीं है, फिर भी आशा है पहले से। इतनी आशा है। तो आप जो पूछा हमसे पहले कि क्या लगता है, यही सब देख के लगता है कि भैया तरारी हम जीत रहे हैं और डंके के चोट पे जीतेंगे। और देखिएगा कि जन स्वराज का झंडा तरारी में लहराएगा। यानी बिहार की जन स्वराज की राजनीतिक का शुरुआत यही तरारी से होगा, बिहार में बिल्कुल होगा। ये शाहाबाद की धरती है, शाहाबाद की धरती कभी निराश किसी को नहीं की है, और जो इसके उलट काम किया है उसको बर्दाश्त भी नहीं की है। तो शाहाबाद की धरती विकास खोज रही है, और शाहाबाद में हमारे यहाँ 2 चुनाव हैं, एक रामगढ़ में है, एक तरारी में है। तो देखिएगा दोनों चुनाव जन स्वराज भारी बहुमत से जीतेगा। तरारी विधानसभा के दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं तो अपने शब्दों में कह सकते हैं। आप सभी को हम ये कहना चाहते हैं कि आप और जो तमाम दर्शक ये देख रहे हैं, भैया हमारा जो संकल्प है वो कोई एक संकल्प नहीं है। हमारे लोग जो आपके दरवाजे पर जा रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, और आप जो वहां से रिस्पांस दे रहे हैं उसको सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जितना प्यार दे रहे हैं और आप जो बता रहे हैं कि भैया आप लोग आइए, आप लोग इसी चुनाव में आइए, और हम आपको आश्वस्त करते हैं आप लोग जीत के जाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। और इसी तरह जन स्वराज के प्रति आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। चलिए, तो आपने सुना जन स्वराज का विजन क्या है, और जन स्वराज जब आएगी सत्ता में तो क्या करके दिखलाएगी। और एक और बात भैया ने बोला, बहुत ही बढ़िया बात बोला कि जो यहाँ की जनता है उसके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 9 महीना का समय है। 9 महीना में जांचा भी जा सकता है, परखा भी जा सकता है कि जिनको हमने जिताया वो हमारे लिए कितना किया। फिर आप लोगों का चुनाव 2025 में तो होना ही है। बिल्कुल होगा। चलिए, तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और
साथ ही साथ आपका भी कुछ फीडबैक है जन स्वराज को लेकर, कुछ सोचते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।